नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर SRIPS यानी कि श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम राज्यपाल की शक्तियां देखेंगे और राज्यपाल से रिलेटेड सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। पूरा राज्यपाल टॉपिक आपका कवर होगा और उसमें कौन से अनुच्छेद में क्या क्या इनकी शक्तियाँ हैं, कब आए, इसके बाद इनका एक क्वेश्चन होगा। और ये जो लेक्चर है ये आपके लिए एलिजिबल होगा ऑल राजस्थान, ठीक है। ऑल राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज है, जितनी भी कोई आपकी जो वैकेंसीज है, रिक्रूटमेंट है, उसके लिए एग्जाम्स है, उसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे और उसके बाद सारे MCQs हम कवर करने वाले हैं। और राजस्थान वैकेंसी से रिलेटेड जैसे आपकी कोई राजस्थान पुलिस है, RAS है, SI है और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है, अकाउंटेंट की एग्जाम हो गई, ये सारी एग्जाम में जो भी आपके जीके के पोर्शन में पॉलिटी रहेगी उस पॉलिटी के लिए ये सब कुछ एप्लीकेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं राज्यपाल टॉपिक को। तो राज्यपाल की शक्तियां क्या क्या होती है? राज्यपाल की शक्तियां, पहला है कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्ति में क्या इसकी शक्ति होती? पहला, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। मतलब राज्य सरकार के जो भी कार्य होंगे वो राज्यपाल से के नाम से किए जाएंगे। उनके ये माना जाएगा कि वो सारे कार्य राज्यपाल करता है, ये कहता है अनुच्छेद 166, ठीक है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी एवं प्रशासनिक सूचना मांग सकता है, ये है अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से विधायी यानी कि विधानसभा से रिलेटेड विधायी व प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सूचना मांग सकता है। थर्ड है, 4 राज्य जिसमें है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को विशेष दायित्व दिया गया है कि वह अपने राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री नियुक्त करेंगे। 4 राज्य कौन सा हो गया? छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा और MP। ये 4 राज्य ऐसे, इसमें राज्यपाल को स्पेशल एक लायबिलिटी दी गई, एक दायित्व दिया गया है कि आप क्या करेंगे, जो जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री, एक अलग से मंत्री नियुक्त करेंगे, ठीक है। चौथा है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के सिफारिश कर सकता है, अनुच्छेद 356। राज्यपाल ये कह सकता है कि इस राज्य में अब, यानी कि जिस राज्य का मैं राज्यपाल हूं उस राज्य में अब राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, उसकी सिफारिश कर सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। पांचवा है, असम के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए तथा असम और सिक्किम, क्योंकि यहाँ पे जनजाति लोग ज्यादा है तो उनके लिए एक स्पेशल अधिकार दिया गया है। तो असम के राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए तथा सिक्किम के राज्यपाल को शांति स्थापना करने के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान किया गया है संविधान में। मतलब असम में तो क्या करना, जनजाति जो के लोग हैं उनका आप मैनेजमेंट करोगे और असम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार वहां के राज्यपाल को दिए गए हैं। तो ये राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां हैं, जो अपन ने 5 शक्तियां तो अभी तक पढ़ ली है, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल किन किन लोगों की नियुक्ति करता है वो देख लेते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मतलब ये कहता है अनुच्छेद 164, मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है और उसकी नियुक्ति करता है। राज्य मंत्री की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह लेके, ये बात भी कौन सा का अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद कहता है 164। मतलब कि अनुच्छेद 164 में क्या क्या शक्ति हो गई? एक तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह से, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165 में ये शक्ति दी गई है कि जो राज्य सरकार का महाधिवक्ता कौन होगा उसकी नियुक्ति ये करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? अपना राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 316 में यह शक्ति दी गई है। राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा? वो भी राज्यपाल ही करेगा। राज्य चुनाव आयोग हो गए उसके अध्यक्ष और सदस्यों की, ये अनुच्छेद 243 के और 243 जेडे में शक्ति दी गई है। राज्य वित्त आयोग यानी कि RFC की अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 243 I और Y में कहा गया है।
जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेगा। अनुच्छेद 233 में इसकी पावर दी गई है राज्यपाल को कि जो जिला न्यायालय में जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मुख्य न्यायाधीश जो भी होगा, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? अपना राज्यपाल करेगा। सभी राज्य पोषित सरकारी यूनिवर्सिटी, यानी कि राज्य के द्वारा पोषित, जो इनको राज्य के द्वारा फंड दिया गया है, सरकारी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल स्वयं। इसमें निजी विश्वविद्यालय जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो शामिल नहीं है, राज्यपाल स्वयं कुलाधिपति होता है। ठीक है। और राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालयों का देखो क्या होता है कि सरकारी विश्वविद्यालय जो है, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो सरकारी विश्वविद्यालय है, उनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल होता है। और उन कुलपतियों का भी कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल स्वयं खुद होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, जो कि अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। नहीं, पहले चुनाव आयोग था, अभी ये राज्य सूचना आयोग है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्यपाल राजस्थान स्काउट एवं गाइड का संरक्षक होता है। ये इसका मतलब ध्यान रखना, या जो कोई अल्टीमेट अथॉरिटी होती है वो राज्यपाल होता है। ठीक है। राज्यपाल राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड का भी सभापति होता है। और राज्यपाल भूतपूर्व सैनिकों हेतु एक एकीकृत फंड होता है कि प्रबंध का समिति का सभापति होता है। जो भूतपूर्व सर्विसमैन है, यानी कि एक्स सर्विसमैन है, उनका एक फंड होता है। जो रिटायरमेंट के उनके जो बेनिफिट होते हैं, उनका एक फंड होता है। और उस फंड की जो प्रबंध समिति है, यानी कि मैनेजमेंट समिति, उसका भी सभापति कौन होगा? आपका राज्यपाल होगा। तो आप तो देख रहे हो राज्यपाल को इतनी सारी शक्तियां दी गई है। इन सब के नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राजस्थान का राज्यपाल राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, जो आपने देखा होगा सांगानेरी गेट पे एक हॉस्पिटल है, उसमें के बाहर लिखा हुआ है राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, वह पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष होता है। यानी कि राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी एक ब्लड बैंक है, उस रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो कि उदयपुर में स्थित है, उसका अध्यक्ष होता है। महाधिवक्ता राज्य मंत्रिपरिषद व मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब यही इनकी नियुक्ति करवाता है, तो ये प्रसाद पद पर्यंत इनके पद धारण करता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग, राज्य नियंत्रक एवं लेखा परिषद यानी कि स्टेट कैग और राज्य लोक सेवा आयोग की लेखा रिपोर्ट को विधानसभा में रखवाने का शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। मतलब राज्यपाल क्या करता है? आरएफसी, राज्य वित्त आयोग यानी कि आरएफसी, ठीक है, राज्य स्टेट सेक यानी कि स्टेट कैग CNDG और RPSC की इनकी जो ऑडिटेड आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब लेखा जोखा, इनका जो जांच किया हुआ लेखा जोखा इनकी विधानसभा में जो रखवाता है, समक्ष प्रस्तुत करता है, वो कौन करता है? राज्यपाल रखवाता है। ये तो हो गई कार्यकारी शक्तियां। अब इनकी विधायी शक्तियां हैं। विधायी मतलब विधान के अनुसार इनको शक्तियां कुछ दी गई है। ये सारी एग्जीक्यूटिव नेचर की है। इन सबको एग्जीक्यूट आपको राज्यपाल को करवाना होता है। अब इनकी जो विधायी शक्तियां वो देख लेते हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख निम्न अनुच्छेद में अनुच्छेद 171, 74, 75, 176, 180, 200 और 213, मतलब टोटल 7 अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल की विधायी शक्तियों का उल्लेख किया हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 174। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा सत्रावसन व विधानसभा को भंग व विघटित कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल का जो सत्र शुरू होता है उसको बुला सकता है, उसका सत्र को खत्म कर सकता है, मतलब उसको सत्रावसन कर सकता है, और विधानसभा को भंग या विघटित भी कर सकता है। ये अनुच्छेद 174 में पावर दी गई है। अनुच्छेद 174(1) में क्या कहते हैं? अनुच्छेद 174(1) कहता है राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदन का सत्र बुलवा सकता है
अर्थात विधान मंडल का सत्र आहूत कर सकता है। वही बात है जो अपने 174 में पढ़ी थी कि जो विधान मंडल है उनके दोनों सदनों को या एक सदन को या दोनों सदनों को एक साथ उनका सत्र बुला सकता है और उनका सत्र आहूत कर सकता है, मतलब सत्र का शुरुआत कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना सचिव प्रत्येक सदस्य को नियत तारीख से 21 दिन पूर्व देना होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जब आप सत्र बुलाते हो तो जो आपका सेक्रेटरी है, राज्य का सेक्रेटरी, वो क्या करेगा, प्रत्येक सदस्य को 21 दिन पहले सूचना देगा। राज्यपाल ऐसे समय और स्थान पर वह ठीक समझे विधानसभा का सत्र आहूत कर सकता है। मतलब राज्यपाल क्या कर सकता है, इसी जगह या ऐसे टाइम पे जो उसको उचित लगे वह उस टाइम पे वो विधान मंडल का सत्र आहूत कर सकता है, यानी कि सत्र बुला सकता है। प्रथम सत्र की अंतिम बैठक एवं द्वितीय सत्र की प्रथम बैठक के मध्य अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। मतलब 2 सेशन के बीच मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम हो सकता है, उससे ज्यादा का टाइम नहीं हो सकता। अगर उससे ज्यादा का टाइम हुआ तो वो मान्य नहीं होगा। अनुच्छेद 174(2) के क में राज्यपाल विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान अर्थात सत्र को समाप्त कर सकता है। अब 174(1) में तो क्या कर रहा है, सत्राहूत कर रहा है, मतलब सत्र बुला रहा है। और 174(2) क्या कहता है, सत्रावसान, यानी कि सत्र को समाप्त कर सकता है। अनुच्छेद 174(2) के ख में राज्यपाल विधानसभा को विघटित यानी कि उसको भंग भी कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। स्मरणीय तथ्य इसके कौन कौन से हैं वो देख लो। विधानसभा का सत्र राज्यपाल बुलाता है लेकिन अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। मतलब क्या हुआ कि सत्र को बुलाने का काम कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसको स्पीकर भी बोलते हैं। ठीक है। विधानसभा का सत्र समाप्त यानी कि सत्रावसान राज्यपाल करता है, लेकिन विधानसभा की बैठक को स्थगित मतलब कोई एक पॉइंट के बारे में आज के दिन चर्चा हुई और उस चर्चा के बीच में बहस ज्यादा बढ़ गई, तो उस बहस बढ़ गई को अगर मान लो उस विधानसभा की जो मीटिंग चल रही है, जो भी विधानसभा चल रही है, भाषण चल रहा है, उसको अगर स्थगित करता है तो वो कौन कर सकता है, विधानसभा का अध्यक्ष कर सकता है। ठीक है। लेकिन जो सत्र की समाप्ति कौन कर सकता है, सत्र की समाप्ति राज्यपाल करता है। और विधानसभा की बैठक को स्थगित कौन कर सकता है, विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है। वो सेम डे भी स्थगित कर सकता है, घंटे 2 घंटे के लिए भी स्थगित कर सकता है, या अगले दिन के लिए भी स्थगित कर सकता है। ठीक। सामान्यतः राज्यपाल मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा का सत्र बुलाता है। जनरली क्या होता है कि ये जो सत्रावसान होता है यानी कि सत्र जो बुलाता है वो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही विधानसभा का सत्र बुलाता है। लेकिन राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की सलाह के विरुद्ध जाकर भी विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, यानी कि स्वविवेक से उसको पावर दी गई है। सत्रावसान राज्यपाल करता है, सत्र के साथ साथ बैठक भी समाप्त हो जाती है। जैसे आपका सत्रावसान हो गया तो उसके साथ ही आपकी बैठक की समाप्ति भी मानी जाती है। स्थगन कौन कर सकता है, स्थगन विधानसभा अध्यक्ष कर सकता है। सत्र समाप्त नहीं होता, केवल उस दिन की बैठक स्थगित हो जाती है अगले दिन के लिए, मतलब उस विषय पर अगले दिन चर्चा भी की जाएगी। ठीक है। इसका स्थगन का मतलब ये होता है। जब सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो उसे साइन डाइट कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जब सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, साइन डाई कहा जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में समस्त सत्रों की बैठकों की कुल संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी से दिसंबर। ठीक है। और इसके बीच में टोटल जो आपकी बैठक होगी वो 60 से कम नहीं होनी चाहिए, 60 या 60 से ज्यादा ही बैठक होनी चाहिए। यानी कि 365 दिन में एटलीस्ट 60 डेज की बैठक होनी चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि विधानसभा का आहूत करना राज्यपाल का अधिकार नहीं बल्कि उसका कर्तव्य है। ये अधिकार ना माने, ये इसे ड्यूटी माने। ठीक है। ये बी आर अम्बेडकर जी का कथन है कि विधानसभा को आहूत करना यानी कि बुलाना राज्यपाल का ओनली अधिकार नहीं है, उसका कर्तव्य है। ठीक है।
राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह से विधानसभा को भंग और विघटित कर सकता है। मतलब मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह देगा कि मैं विधानसभा को विघटित या भंग करना चाहता हूं, तो वो भंग कर सकता है। अब दूसरा आता है अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 क्या कहता है? सदन एवं सदनों में अभिभाषण का और उसे संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। यानी कि विधानसभा का या विधानमंडल का आपका कोई सदन चल रहा है, उस सदन में अभिभाषण यानी कि अपना भाषण देने और उसमें कोई अपना संदेश है, कोई मैसेज है, वो भेजने का अधिकार किसका होता है? राज्यपाल का होता है। और ये अधिकार कहां से आया? ये अधिकार आया आपका अनुच्छेद 175 से। नेक्स्ट है राज्यपाल के अभिभाषण एवं संदेश भेजने का अधिकार। ये हो गया अपना अनुच्छेद 175(1) कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति अपेक्षा कर सकता है। यानी कि राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानमंडल के किसी एक सदन में या दोनों सदनों में एक साथ क्या कर सकता है? अपना अभिभाषण दे सकता है, अपना भाषण दे सकता है और उस भाषण को सुनने के लिए क्या कर सकता है? सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य कर सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 175(2). राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों या एक सदन को संदेश भेज सकता है कि अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करें। सपोज करो कोई राज्य में कोई कानून लाना है और वो कानून विधानसभा में पेंडिंग है डिस्कशन के लिए। अब राज्यपाल को लगता है कि यार ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, तो वो क्या करेगा? संसद के दोनों सदनों या एक सदन, जो भी आपका सदन होगा, उसमें अपना मैसेज भेज सकता है कि इस पर विचार किया जाए और उसको शीघ्र इस पर विचार किया जाए, इस पर डिस्कशन किया जाए और इस जो भी कोई कानून है उसको लागू किया जाए या ना लागू किया जाए, उस पर डिस्कशन किया जाए। तो ये पावर होती है 175(2) में, अनुच्छेद 175 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। ठीक है, अनुच्छेद 176(1) क्या कहता है कि राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संवेद करके अभिभाषण यानी कि संबोधित कर सकता है और विधानमंडल को उसके आह्वान का कारण भी बताएगा। मतलब कि अपने भाषण का कारण भी बताएगा कि मैं क्यों विधानमंडल को आह्वान कर रहा हूं, यानी कि बुला रहा हूं, सत्र बुला रहा हूं और क्यों मैं अपना विशेष भाषण दे सकता हूं। राज्यपाल विशेष अभिभाषण आम साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में करता है। यानी कि विशेष अभिभाषण क्या होता है? जो फर्स्ट आपका सेशन बुलाएंगे, कोई भी जो प्रथम सत्र होगा किसी भी वर्ष का, उसमें या आम साधारण सभा के कोई निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में अपना अभिभाषण देता है, यानी कि विधानमंडल को संबोधित करता है। अनुच्छेद 176(2) सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनिमय करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करने के लिए बंद किया जाएगा। मतलब चर्चा के लिए कौन सा समय है वो 176 सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाई किया गया है। अनुच्छेद 180 क्या कहता है? जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो यानी कि खाली हो, तब राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति कर सकता है। जब कोई विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली है तो किसी भी विधानसभा के सदस्य को वो नियुक्त कर सकता है, उसको जिम्मेदारी दे सकता है कि आप इस विधानसभा की कार्यवाही को आप सुनिश्चित करोगे, आप इसको चलाओगे विधानसभा। अनुच्छेद 192 क्या कहता है? अनुच्छेद 192 विधानमंडल के सदस्यों की निर्हरताओं यानी कि अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निश्चय यानी कि निर्णय करेगा। विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करेगा? अपना राज्यपाल करेगा। ठीक है, विधानमंडल में कोई भी सदस्य अगर कोई अयोग्यता धारित कर लेता है तो वो अयोग्य है या नहीं है, इसका डिसीजन, फाइनल डिसीजन कौन करेगा? अपना राज्यपाल करेंगे। ये पावर कौन से में दी गई है? अनुच्छेद 192 में दी गई है। अनुच्छेद 192 का 1 ये कहता है कि यदि यह प्रश्न उठता है कि विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य
अनुच्छेद 191 में वर्णित निर्हरता यानी कि अयोग्यता से ग्रसित हो गया है या नहीं, तो इस प्रश्न का निश्चय राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। क्या मतलब राज्यपाल इसमें डिसीजन लेगा कि वो अयोग्य है या नहीं है। और जो विधानमंडल के सदन के जो सदस्य हैं 191 अनुच्छेद 191 सब सेक्शन 1 सब आर्टिकल 1 में कोई अयोग्यता उसमें स्पेसिफाई करी हुई है। अगर उनसे कोई ग्रसित हो गया है कोई सदस्य, उसका डिसीजन कौन लेगा? राज्यपाल लेगा। और ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 192 के 1 में। अनुच्छेद 192(2) क्या कहता है? राज्यपाल इस मामले में विनिश्चित करने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब राज्यपाल क्या करेगा? किसी को अयोग्यता का निर्धारण करना है कि कोई अयोग्य हो गया है या नहीं हो गया, इस मामले का निर्णय है तो भारतीय निर्वाचन आयोग की क्या करेगा? वो राय लेगा, उनकी एडवाइस लेगा और उनकी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। स्मरणीय तथ्य क्या है? विधानसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य विधानसभा अध्यक्ष घोषित कर सकता है। ठीक है, अगर कोई पार्टी का विधानमंडल का सदस्य दल बदल करता है, मतलब एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, दूसरी पार्टी छोड़ के तीसरी पार्टी में जाता है, तो उसको अयोग्य विधानसभा अध्यक्ष घोषित कर सकता है। जबकि लोकसभा के सदस्यों के ऐसे मामलों को लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। मतलब दल बदल के आधार पर कौन डिसीजन लेगा? वो अयोग्यता का वो लेगा विधानसभा का अध्यक्ष, उस केस में राज्यपाल नहीं लेगा। और ऐसे ही लोकसभा के केस में कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है। अनुच्छेद 200 की बात करते हैं। जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। विधेयक मतलब कानून, मतलब जब कोई कानून विधानमंडल के दोनों सदनों में पारित होकर किसके पास जाता है? राज्यपाल के पास जाता है। तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। राज्यपाल या तो अनुमति दे सकता है, कानून बनाने की शक्ति है। राज्यपाल अनुमति रोक सकता है, वीटो पावर, यानी कि नन ऑफ दिस, कोई भी ऑप्शन उसमें नहीं होता, मतलब उसको रोक देता है। और राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित कर सकता है कि राज्यपाल क्या कर सकता है? उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास फॉरवर्ड कर सकता है कि आप इसमें डिसीजन लीजिए। तो ये 3 विकल्प होते हैं राज्यपाल के पास। पहला, राज्यपाल वो तो अनुमति दे दे, दूसरा उसको वीटो पावर दे दे, अनुमति को रोक दे, वीटो पावर का यूज कर ले, और तीसरा है कि राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। पहला, अनुमति मंजूरी दे सकता है। जब किसी विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है तो वह कानून और अधिनियम का रूप ले लेता है, अर्थात कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून या अधिनियम का रूप होगा। कोई भी विधेयक, ठीक है, अगर वो राज्यपाल की अनुमति नहीं लेता है, राज्यपाल की अनुमति मिलने से पहले तक वो क्या होता है? विधेयक कहलाता है। और जैसे ही अनुमति मिल जाती है वो कानून या अधिनियम कहलाता है, वो कानून बन जाता है, वो नियम बन जाता है और वो लागू हो जाता है। दूसरा ऑप्शन की बात करें, अनुमति रोक सकता है, अर्थात वीटो का प्रयोग कर सकता है। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निषेध, यानी कि मना करना। राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो पावर होता है, निलंबनकारी वीटो और आत्यंतिक वीटो। निलंबनकारी वीटो क्या होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जब राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहता है। मतलब सीधा मना नहीं करता, ये कहता है कि आप इसके विधेयक पर पुनः विचार करें और फिर दोबारा हमें प्रस्तुत करें। राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है यदि राज्य विधानमंडल पुनः इस विधेयक को संशोधित सहित या संशोधित रहित राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई विधेयक था, वो राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने क्या किया कि निलंबनकारी वीटो दे दिया कि इस पर पुनर्विचार करो। और पुनर्विचार के पास ये किसके पास आ गया? विधानमंडल के पास। अब ये विधानमंडल के पास आ गया तो विधानमंडल अब क्या करेगी? इसमें नेसेसरी संशोधन करेगी। या तो संशोधन कर सकती है या बिना संशोधन
रहित हो सकता है, या तो संशोधन करेगी विचार विमर्श करके, या संशोधन रहित हो सकता है, कोई भी चेंज नहीं करेगी और इसको फिर से वापस राज्यपाल के पास भेजती है। ठीक है, ये राज्यपाल के पास वापस भेजती है। तो इस केस में जब ये दोबारा विचार विमर्श होके वापस राज्यपाल के पास आता है, इस बार राज्यपाल उसको अनुमति देगा ही देगा और उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि अनुमति बाध्य है, मना नहीं कर सकता उस केस में। ठीक है, ये होता है निलंबनकारी वीटो पावर। इनका मतलब ये हुआ। नोट, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। अगर कोई धन विधेयक है, यानी कि फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल का मतलब समझ रहे हो कि बजट, उसको आप वापस नहीं लौटा सकते। ठीक है, और जो आपका बिल है उसको निलंबनकारी वीटो आपने अगर यूज करा है, तो उसको अगर आपने पुनर्विचार के लिए भेजा और पुनर्विचार के बाद वापस आया है, तो आप क्या कर सकते हो उस केस में उसको आपको अनुमति देना ही देना होगा। नोट, राज्यपाल वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अब दूसरा वीटो पावर है, अच्छा एक पॉइंट और रखिए। नोट, राज्यपाल वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो वित्त विधेयक और साधारण विधेयक को आपको निलंबनकारी वीटो के लिए प्रयोग कर सकता है, उसको वापस भेज सकता है। अब दूसरा है अत्यांतिक वीटो। अत्यांतिक वीटो मतलब जब राज्यपाल किसी विधेयक को अनुमति देने से पूर्णतः मना कर देता है तो उसे अत्यांतिक वीटो कहा जाता है। सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि अनुमति देने से पूरी तरह मना कर सकता है और उसे अत्यांतिक वीटो कहा जाता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। थर्ड आपको पता ही है कि वो राष्ट्रपति को आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल निम्न विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु रख सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों की कमी करता हो, कोई ऐसा कोई कानून है या जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करता हो, उस केस में वो राज्यपाल को हेतु आरक्षित रख सकता है। ऐसी कोई विधेयक जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, उसके लिए भी राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो अनुच्छेद 31C के तहत संपत्ति के अनिवार्य यानी कंपल्सरी टेक ओवर से संबंधित हो, तो कोई भी संपत्ति जैसे कंपल्सरी टेक ओवर ले लेते हैं, कंपल्सरी अधिग्रहण हो जाता है, कोई सड़क में आ गई तो आपको कंपल्सरी टेक ओवर करना है, उससे रिलेटेड कोई भी अगर कानून है, तो वो कानून, तो वर्ड गलत यूज कर रहा हूँ, विधेयक है, तो वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखता है। ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, वो उसके लिए भी राष्ट्रपति को के लिए रिजर्व रखता है। ऐसा कोई विधेयक जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, ऐसा कोई विधेयक जो देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, वित्तीय आपात के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन और वित्तीय आपात आपत्ति आ रखी है और उसके समय राजस्थान विधानमंडल द्वारा कोई धन विधेयक पास किया जाता है, तो वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व होता है। अब इस केस में एक टिप्पणी है, राज्यपाल जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित करता है तो उसके बाद उस विधेयक पर राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती है, अर्थात अब उस पर राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आपने रिजर्व कर दिया तो उस केस में अब उस पर अनुमति कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। उस केस में अब राज्यपाल की पुनः अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जब बड़ा दादा का भी दादा अगर अनुमति दे दिया तो दादा से पूछने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये। राष्ट्रपति तो सर्वोपरि होता है, राज्यपाल एक राज्य का होता है। जब राष्ट्र के व्यक्ति ने अनुमति दे दी तो फिर राज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती।
जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास निम्न विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति उस विधेयक की स्वीकृति दे दे, राष्ट्रपति विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है अर्थात स्वीकृति देने से मना कर सकता है। तीसरा क्या होगा, राष्ट्रपति विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है अर्थात राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश देगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत यदि राज्य विधानमंडल 6 माह के भीतर पुनः संशोधन सहित या संशोधन रहित विधेयक की राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अर्थात राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन उस केस में, निलंबनकारी वीटो के केस में क्या था कि राज्यपाल उसको स्वीकृति देने के लिए बाध्य था लेकिन राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं। अर्थात जे भी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति धन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। राष्ट्रपति कोई धन विधेयक है उसको राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, वहीं पे डिसीजन लेना होता है। राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के पास वीटो पावर है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का जबकि राज्यपाल के पास 2 प्रकार का वीटो पावर है। राष्ट्रपति के वीटो पावर का उल्लेख अनुच्छेद 111 में वर्णित है तो राज्यपाल के वीटो पावर का उल्लेख अनुच्छेद 200 में वर्णित है। पॉकेट वीटो केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास कोई पॉकेट वीटो पावर नहीं होती। समझ में आ रही है बात? पॉकेट वीटो पावर केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं होती। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। सरकारी विधेयक जो कि मंत्री द्वारा लाया गया विधेयक होता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। गैर सरकारी विधेयक कौन सा होता है? गैर सरकारी विधेयक जो कोई गैर मंत्री द्वारा लाया गया कोई विधेयक होता है, कोई मंत्री नहीं होता और वो कोई विधेयक लेकर आता है तो वो गैर मंत्री द्वारा लाया गया यानी कि गैर सरकारी विधेयक होता है। अनुच्छेद 213 की बात करते हैं। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित यानी कि जारी करने की राज्यपाल की शक्ति। अब अनुच्छेद अगली शक्ति देख रहे हैं अपन जो कि है अनुच्छेद 213 में दी गई। अब अनुच्छेद 213 की बात करते हैं तो विश्रांति काल यानी कि शांति काल चल रहा है और अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 213 कहता है जब विधानमंडल के एक सदन या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल को समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि कानून बनाना अनिवार्य है, तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक आदेश जारी कर सकता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना ऐसा कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। यदि ऐसा विषय जिसको राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति के विचार है तो आरक्षित रखना है। यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम ऐसा हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है अन्यथा ये अवैध हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल साहब बैठे हैं, कोई भी सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को ये महसूस होता है कि कोई एक ऐसा कानून है जो कि बनाया जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, एक अध्यादेश जारी करेगा जिसमें क्या करेगा, सत्र बुलाएगा। ठीक है, ऐसा अध्यादेश, परंतु राज्यपाल को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा अध्यादेश तब तक प्रेषित नहीं करेगा अगर उसमें कोई राष्ट्रपति की अनुमति, अनुदेश यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति होना आवश्यक हो। कोई ऐसा अध्यादेश है जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति होना आवश्यक है तो उस केस में वो अनुमति लेके ही करेगा। तो वो कौन कौन से हैं? तो ऐसा विषय जिसको राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है, या राष्ट्रपति के विचार है तो आवश्यक रखना आवश्यक है, या राज्य विधानमंडल का ऐसा अधिनियम हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, अन्यथा वह अवैध हो जाएगा यानी कि उसको माना नहीं जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अनुच्छेद 213 का 2 क्या कहता है? अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए अधिनियम यानी कि कानून का होता है। अर्थात अध्यादेश विधि का ही रूप होता है
यानी कि जो अध्यादेश बनाया, जो उन्होंने ऑर्डर निकाला, जो उन्होंने कानून बनाया राज्यपाल साहब ने, तो वो ही एक कानून का रूप होता है। ठीक है। अनुच्छेद 213 दो का के राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर दोनों सदनों से 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन में पारित होना आवश्यक है, अन्यथा वह रद्द हो जाएगा। जैसे कोई अध्यादेश राज्यपाल ने निकाला, वो अध्यादेश विधानमंडल में 6 सप्ताह के अंदर अंदर डिस्कशन होना चाहिए और उसमें पारित होना चाहिए। मतलब कोई अध्यादेश है या कोई कानून है, विधि, एक तरीके से कानून ही कह सकते हैं, ये किसने निकाला? राज्यपाल ने निकाला। और ये जो अध्यादेश है ये 6 सप्ताह यानी कि 42 डेज के अंदर विधानसभा में क्या होगा? पारित होना चाहिए। अगर पारित नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, यानी कि इनवैलिड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तारीख को शुरू हुई हो तो 6 सप्ताह की गणना बाद वाली तारीख से की जाएगी। ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ? जैसे 2 सदन बुलाने हैं अपन को, 2 सदन में एक सदन पहले स्टार्ट हो गया, एक सदन उसके बाद हो गया। जैसे एक 1 तारीख को हो गया, एक 10 तारीख को सदन स्टार्ट हो गया, तो ये 6 सप्ताह गणना की जाएगी। वो 6 सप्ताह गणना कब से की जाएगी? जब ये दूसरा सदन स्टार्ट हुआ था उससे 6 माह की गणना की जाएगी। ठीक है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, इसमें राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक नहीं है। सपोज करो कोई अध्यादेश राज्यपाल साहब लेके आए, ठीक है, और उनको राज्यपाल साहब को ये लगता है कि ये अध्यादेश वापस ले लेना चाहिए, ये काम का नहीं है या इसमें कुछ खामी है, तो वो उसे वापस ले सकता है। इसके लिए किसी भी मंत्रिपरिषद से सलाह लेने की उनको आवश्यकता नहीं है। ठीक। अनुच्छेद 213 का 3, अनुच्छेद 213 का 3 क्या कहता है कि अध्यादेश ऐसा कोई उपबंध करता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, अधिनियमित किए जाने पर विधि मान्य नहीं होता है तो वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। अध्यादेश ऐसा कोई उपबंध करता है, यानी कि ऐसा कोई उपबंध का मतलब उसमें ऐसी कोई बात लिखी हुई है या ऐसा कोई प्रोविजन लिखा हुआ है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी, मतलब राज्यपाल ने उसकी अनुमति दे दी, अधिनियमित किए जाने पर विधि मान्य नहीं होता है तो वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। परंतु समवर्ती सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी किया जाता है जो संसद के किसी अधिनियम या विधि के विरुद्ध है तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश प्रभावी होगा। मतलब ऐसा कोई अध्यादेश जिसमें ऐसी कोई बात लिखी हुई है जो विधि मान्य नहीं है, मतलब जो नियम के अनुसार मान्य नहीं है, तो वो वहां तक, मतलब उस बात को छोड़कर, मतलब वो बात मान्य नहीं होगी, वो बात क्या हो जाएगी? शून्य होगा, यानी कि इनवैलिड होगा। मतलब वो वाली बात इनवैलिड हो जाएगी, बाकी अध्यादेश मान्य होगा, वो बात मान्य नहीं होगी। ठीक है। परंतु अगर कोई मामला ऐसा है जो समवर्ती सूची का है, तो समवर्ती सूची के केस में किसी अधिनियम यानी कि किसी नियम, कानून या विधि के विरुद्ध है तो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश ही प्रभावित होगा। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया गया अध्यादेश प्रभावित नहीं होगा। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाले बिंदु हैं, तो उनका ध्यान क्या रखना है? अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की विधायी शक्ति है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, अध्यादेश जारी करना राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, अथवा दोनों, या कोई सा भी नहीं। तो ये क्या है? विधायी शक्ति है। राज्यपाल स्वविवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, अपने स्वविवेक से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, वह सोच विचार कर जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। ऐसे नहीं कि बैठे बैठे राज्यपाल के साहब के दिमाग में आया कि ये अध्यादेश निकाल दो, नहीं, वो राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा, उसके बाद आपका अध्यादेश जारी करेगा, और उस अध्यादेश को जारी करने के बाद 6 सप्ताह के भीतर उसको विधानमंडल में पारित होना आवश्यक है।
राज्यपाल एक विषय पर कितनी बार भी अध्यादेश जारी कर सकता है? कोई सब्जेक्ट मैटर पर राज्यपाल कितनी भी बार अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक। डीसी वाद बनाम बिहार सरकार 1987, इस वाद का संबंध अध्यादेश से है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अध्यादेश लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, अतः अध्यादेश राज नहीं चलेगा। यानी कि कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया, यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया मतलब किसी विधि या अधिनियम के विरुद्ध है तो वो अध्यादेश राज नहीं चलेगा, उसको खारिज माना जाएगा, उसको इनवैलिड माना जाएगा। ठीक। अब तक राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की सूची, कितने कौन कौन से वर्ष में कुल कितने अध्यादेश जारी किए गए हैं, उनकी सूची अपने पास यहाँ पे दी गई है। तो बात करें एक बार, वैसे याद तो नहीं होगा लेकिन फिर भी अपन देख सकते हैं। 1949 में 49 अध्यादेश जारी करे थे, 1950 में 16, 51 में एक भी अध्यादेश नहीं, 52 में 4, 53 में 3, 54 में 6, 55 में 17, 56 में 11, 57 में 12, 58 में फिर से 12, 59 में 5, 60 में 21 अध्यादेश जारी करे गए हैं। ठीक है। फिर लाते हैं बात 61 से लेके 86 तक एक भी अध्यादेश जारी नहीं किया गया, ये एकदम रिक्त का रहा है। 87 में 17, 88 में 20, 89 में 8 कुल अध्यादेश, 90 में 5 अध्यादेश, 91 में 13, 92 में 2, 93 में एक भी नहीं, 94 में 7, 95 में 2, 96 में 2, 97 में 1, 98 में 2, 99 में 8, 2000 में 6, 2000 में फिर कुछ भी नहीं, 2002 में 3, 2003 में 5। ठीक है। 2004 में 10 अध्यादेश, 2005 में 3, 2006 में 5, 2007 में 9, 2008 में 10, 2009 में 7, 2010 में 6, 2011 में 9, 2012 में 13, 2013 में 30, 2014 में 2, 2015 में 8 अध्यादेश, 2016 में 4, 2017 में 4, 2018 में 6, 2019 में 5, 2020 में 8। ठीक है, मतलब 2020 तक का अपडेट है अपने पास और 2020 में 8 है, लेटेस्ट आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा अध्यादेश कब जारी करेंगे? 1949 में, फिर दूसरे नंबर पे 2013 में लगभग 30 अध्यादेश पारित करे गए थे, फिर 1960 में 21 अध्यादेश पारित करे गए थे और फिर 1988 में 20 अध्यादेश पारित करे गए। यानी कि सबसे ज्यादा की बात करें तो 1949 में 49 अध्यादेश जारी करे गए थे और 2013 की बात करें उसके बाद आता है 2013 में 30 अध्यादेश, 1960 में 21 और फिर 1988 में 20। ये कुछ सबसे ज्यादा अध्यादेश जारी करने वाले वर्ष हैं। अब नेक्स्ट पावर की बात करते हैं, नेक्स्ट शक्ति की बात करते हैं, जो कि अनुच्छेद 171 का 3 कहता है राज्यपाल विधान परिषद, यानी कि जो कि उच्च सदन होता है, एक विधान परिषद होता है, एक विधानमंडल होता है। तो विधान परिषद यानी कि उच्च सदन के 1/6 सदस्यों को मनोनीत यानी कि नाम निर्देशित कर सकता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन एवं समाज सेवा के आधार पर डिसाइड कर सकता है कि टोटल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है, चयनित कर सकता है। अनुच्छेद 333 राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय, अंग्रेजी भारतीय को मनोनीत कर सकता है। यानी कि विधानसभा में एक आंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है यदि इसका विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो वो मनोनीत कर सकता है। टिप्पणी इसमें स्पेशल नोट है, 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण यानी कि मनोनीत संबंधित प्रावधान निश्चित कर दिया गया। अनुच्छेद 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 333 में विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल करता है। यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा समाप्त कर दिया गया है तथा 104वें संविधान संशोधन द्वारा ST/SC का आरक्षण लोकसभा तथा विधानसभा में 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब क्या हुआ कि पहले राज्यपाल को क्या करना होता था? एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन करना होता था 104वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी कि 2020 से पहले। अब 2020 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया जिसमें क्या करा गया कि जो एंग्लो इंडियन की जो अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दिया।
और एसटी एससी के जो विधानसभाओं में जो 10 वर्ष के लिए उनका आरक्षण क्या है, बढ़ा दिया गया है। अनुच्छेद 366(2) में एंग्लो इंडियन को परिभाषित किया गया है, ऐसा व्यक्ति जिसके पिता या दादा यूरोपीय अथवा माता अवश्य रूप से भारतीय हो तो उनकी संतान को आंग्ल भारतीय कहा जाता है। मतलब उसका पिता या दादा यूरोपियन हो, यूरोपियन मतलब अंग्रेज हो, लेकिन माता, उनकी माता कौन होनी चाहिए, आवश्यक रूप से इंडियन होनी चाहिए। उनको क्या कहते हैं, आंग्ल भारतीय कहते हैं। अब नेक्स्ट है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। कार्यकारी शक्ति हो गई, विधायी शक्ति हो गई, अब नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियां। क्या क्या फाइनेंशियल पावर है। पावर्स है, ठीक है। धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से सर्वप्रथम विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि धन विधेयक राज्यपाल की सिफारिश से सर्वप्रथम विधानसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, अनुच्छेद 198 में ये वित्तीय शक्ति है। दूसरा क्या है, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से प्राकृतिक प्राप्तियों व्यय का विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जिसमें रिसीप्ट्स मतलब प्राप्ति, पैसा कहां से आया, और खर्चा, पैसा कहां गया, उनका एक विवरण होता है। वो क्या करेगा, राज्यपाल प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री के माध्यम से, वित्त मंत्री यानी कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, अपने फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, गहलोत साहब ही है, तो उनके माध्यम से क्या करेगा, वो उनके सामने विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 202 का सब आर्टिकल 1 ये पावर राज्यपाल को देता है। अनुदान की मांग यानी कि सब्सिडी की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानसभा में रखी जाती है, अन्यथा नहीं रखी जाती। अगर कोई किसी चीज की कोई सब्सिडी देना है, कुछ भी करना है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर ही विधानसभा में रखी जाएगी, नहीं तो नहीं रखी जाएगी। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन एवं अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा इसकी वार्षिक रिपोर्ट को विधान मंडल में रखवाता है। अनुच्छेद 243 आई पंचायती राज के लिए और 243 वाई नगर निकायों के लिए, मतलब राज्य वित्त आयोग का गठन भी करता है और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। और इनकी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है, वार्षिक लेखा जोखा होता है, लेखा जोखा होता है, उनको विधान मंडल में रखवाता है। अनुच्छेद 241 आई क्या कहता है, पंचायती राज के लिए रखवाता है, और 243 वाई नगर निकायों के लिए रखवाता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का रहता है, यानी कि कोई भी अचानक कोई आपदा आ गई या कुछ भी चीज हो गई, तो उसके लिए एक निधि बना रखी है, फंड बना रखा है, तो उस पर नियंत्रण किसका रहता है, राज्यपाल का रहता है। अर्थात राज्य आकस्मिक निधि से पैसे निकालने के लिए राज्यपाल की अनुमति होना आवश्यक है। राज्यपाल की अनुमति के बिना उस आकस्मिक निधि से आप पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये भी शक्ति हो, कार्यकारी हो गई, विधायी हो गई और वित्तीय शक्ति हो गई, 3 प्रकार की शक्ति हो गई। अब न्यायिक शक्तियां भी देख लेते हैं, ठीक है। राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 161 में है, मतलब किसी को अगर फांसी दे दी गई है तो उसको माफ तो नहीं कर सकता, लेकिन उसको कम कर सकता है, ठीक है, वो क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 161 में। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल से परामर्श किया जाता है, अनुच्छेद 217। मतलब क्या होता है कि हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश होता है, हाईकोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में, राज्य में हर एक जगह हाईकोर्ट होता है, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति कैसे करता है, राष्ट्रपति करता है अपने राज्यपाल की परामर्श के साथ, अनुच्छेद 217 ये कहता है। सर्वोच्च एवं उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कोलिजियम की सिफारिश पर, जबकि जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, अनुच्छेद 233। मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट है, तो उनके जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वो कैसे करता है? कॉलेजियम पद्धति के आधार पर। लेकिन अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं राज्य के, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और वो नियुक्ति किससे परामर्श करके करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करता है। अनुच्छेद 233 ये बात बोलता है। राज्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य में जितने भी जुडिशरी ऑफिसर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार ही किया जाता है। अनुच्छेद 234 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ यानी कि प्रतिज्ञान कौन दिलाता है? अपना राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ठीक, ये हो गई। अभी तक कौन कौन सी शक्तियां हो गई? राज्यपाल की विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति यानी कि धन शक्ति, और अब न्यायिक शक्ति हो गई। अब पांचवी शक्ति है आपकी स्वविवेकीय शक्ति। फिर राज्यपाल साहब अपने स्वविवेक से क्या क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 163 का 2। अनुच्छेद 163 का 1 क्या कहता है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद होती है। राज्यपाल को सलाह की जरूरत पड़ती है तो वो किससे सलाह लेता है? राज्य मंत्री परिषद से सलाह देता है। ठीक है। अनुच्छेद 163 का 2 क्या कहता है? कि राज्यपाल कुछ मामलों में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता। जरूरी नहीं है कि वो मंत्री परिषद की सलाह ले। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें उनकी सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं होता, अर्थात स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। ठीक है। स्वविवेकीय शक्तियां 2 प्रकार की होती है। संविधान के द्वारा प्रदत्त स्वविवेकीय शक्तियां, जिसका संविधान में उल्लेख। परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियां, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में स्वविवेक का प्रयोग किया जा सकता है। राज्यपाल की संविधान प्रदत्त स्वविवेकीय शक्तियां कौन सी है? कोई भी ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, इस मामले में उसको स्वविवेक है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 256 में उसके स्वविवेक की शक्ति है संविधान में। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, यह भी संविधान में लिखा हुआ है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में? 167 में। राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, ये भी ओनली धन विधेयक को छोड़कर। ये है अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में तथा अनुसूची 5 व 6 में उल्लेखित राज्यों के संबंध में राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्ति है। अनुच्छेद 371 के विभिन्न खंडों में तथा अनुसूची 5 व 6 के उल्लेखित राज्यों के संबंध में राज्यपाल को बहुत सारी विवेकीय शक्तियां दी गई है। स्वविवेकीय भारतीय संविधान के अनुसूची 5 के अनुच्छेद 244(1) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। मतलब क्या होगा? प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। राज्यपाल के परामर्श से ही जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 यानी कि लगभग 75% सदस्य जनजातीय क्षेत्रों के विधायक होते हैं। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों से प्रशासन से संबंधित नियम राष्ट्रपति की सहमति से बना सकता है, निरस्त कर सकता है या संशोधित कर सकता है। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने हेतु नियम बना सकता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा राष्ट्रपति दे देता है। इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल ट्राइब अगर करना है तो वो कौन देगा? राष्ट्रपति देगा। ठीक है। तो राज्यपाल की परिस्थिति जन्य कौन कौन सी स्वविवेकीय शक्तियां होती है? अगर विधानसभा चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल स्वविवेक से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है। अगर कोई स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को बुला के ये कह सकता है कि आप इस राज्य के मुख्यमंत्री बनोगे। यदि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है, मुख्यमंत्री साहब लुढ़क जाते हैं, तो उनका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मंत्री परिषद को भंग करने के संबंध में राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त है निम्न परिस्थितियों में। अगर विधानसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध
अगर विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और फिर भी मंत्रिपरिषद त्याग पत्र ना दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। ठीक है। यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि सरकार राज्य का विधानसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं है, तब राज्यपाल मुख्यमंत्री को अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है, और मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने से इनकार कर दे तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। यदि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार या अन्य गंभीर आरोपों में दोषी पाया जाए किंतु वह इस्तीफा देने से मना करता है, इनकार करता है, तो राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। इसकी स्वविवेकीय शक्तियां प्राप्त है। संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में कुछ कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार राज्यपाल को है। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है। राज्यपाल का अभिभाषण मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। सामान्यतः राज्यपाल उसी अभिभाषण को पढ़ता है, लेकिन यदि उस अभिभाषण में राज्यपाल को किसी पूर्ववर्ती कार्य की आलोचना हो, राज्यपाल की पहले कोई कार्य करा गया उसकी आलोचना हो, या कोई ऐसा वाक्यांश हो जो केंद्र राज्यों के संबंध में बाधा उत्पन्न कर रहा हो या संवैधानिक भावना के प्रतिकूल हो, तो उस वाक्यांशों को ना पढ़ना राज्यपाल का स्वविवेक का अधिकार होता है। नवाम रेबियाबाद 2016 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां 163(2) सीमित है, क्योंकि राज्यपाल को द्वारा की गई कार्यवाही काल्पनिक नहीं होनी चाहिए बल्कि तार्किक होनी चाहिए। ठीक है, तर्क होना चाहिए उसमें। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे राज्यपाल एवं उनकी कार्यकाल। अब तक कौन कौन से राज्यपाल हैं, नहीं, इसको देख लेते हैं। फिर अगले सेशन में अपन क्या देखेंगे, अपन अगले सेशन में अगले वीडियो में हम इनके क्वेश्चन देखेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल और उसके कार्यकाल की बात करें तो सबसे पहले राज्यपाल अपने सवाई मानसिंह जी थे, जिनका राज प्रमुख के नाम से जाना जाता है। 30 मार्च 1949 से लेके 31 अक्टूबर 1956 तक ये राज प्रमुख रहे। सर्वप्रथम राज प्रमुख थे, फिर उसके बाद 1956 में राज्यपाल की पोस्ट लाई गई। तो 30 मार्च 1949 से लेके 31 अक्टूबर 1956 तक अपने राज प्रमुख कौन रहे हैं, वो राज प्रमुख रहे हैं महाराजा सवाई मानसिंह। दूसरे नंबर पे श्री गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल। आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि प्रथम राज्यपाल कौन है, तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल है। सवाई मानसिंह जी को नहीं करना है, सवाई मानसिंह प्रमुख राज प्रमुख थे। तो ये कब तक है, 1 नवंबर 1956 से लेके 15 अप्रैल 1962 तक आप राज्यपाल रहे। ठीक है। श्री संपूर्णानंद जी थर्ड नंबर पे 16 अप्रैल 1962 से लेके 15 अप्रैल 1967 तक पूरे 5 साल। श्री हुकुम सिंह जी 16 अप्रैल 1967 से 19/11/1970 तक 3 साल ही रहे। जस्टिस श्री जगत नारायण कार्यवाहक के रूप में रहे। फिर जब ये राज्यपाल हुकुम सिंह जी चले गए तो जस्टिस श्री जगत नारायण, मैंने आपको बताया था, ये बताया ना तो अब बता रहा हूँ कि अगर मान लो राज्यपाल अगर हट जाता है तो फिर उस केस में जो न्यायाधीश होता है हाईकोर्ट का, वो मुख्य न्यायाधीश, वो उसकी कार्यवाही करता है। उसका कार्य कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है। तो जस्टिस श्री जगत नारायण जी ने कार्यवाही के रूप में कार्य करे 20 नवंबर 1970 से लेके 23 दिसंबर 1970 तक। अब 24 दिसंबर 1970 से 30 जून 1972 तक श्री हुकुम सिंह जी अगले राज्यपाल रहे, 6ठे नंबर के राज्यपाल। 7वें नंबर के राज्यपाल श्री जोगेंद्र सिंह जी थे, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। 1 जुलाई 1972 से लेके 14 फरवरी 1977 तक ये राज्यपाल रहे। अब इनके त्यागपत्र के बाद जस्टिस श्री वेदपाल त्यागी कार्यवाहक के रूप में 15 फरवरी 1977 से 11 मई 1977 तक ये रहे 8वें राज्यपाल कार्यवाहक के रूप में। 9वें नंबर पे श्री रघुकुल जी तिलक, ये 12 मई 1977 से
लेके 8 अगस्त 1981 तक राज्यपाल रहे। फिर उसके बाद ये पूरे 5 साल नहीं रहे तो जस्टिस श्री के.डी. शर्मा जी कार्यवाहक के रूप में 8 अगस्त 1981 से लेके 5 मार्च 1982 तक रहे। नेक्स्ट 11वें नंबर पे जो राज्यपाल जी थे वो थे अपने श्री ओ.पी. मेहरा जी। ये 6 मार्च 1982 से लेके 4 जनवरी 1985, ये भी लगभग 3 साल ही रहे। और फिर नेक्स्ट जस्टिस श्री पी.के. बनर्जी ने कार्यवाहक का भार संभाला 12वें नंबर पे, और ये थे 5 जनवरी 1985 से लेके 31 जनवरी 1985 तक। फिर वापस ओ.पी. मेहरा जी आ गए 1 फरवरी 1985 से लेके 3 नवंबर 1985 तक। फिर वापस पूरे नहीं रहे तो ये जस्टिस डी.पी. गुप्ता कार्यवाहक के रूप में 4 नवंबर 1985 से लेके 19 नवंबर 1985 तक। फिर अगले कार्यवाहक, हो सकता है इनका रिटायरमेंट आ गया हो, तो नेक्स्ट पे रहे जस्टिस श्री जे.एस. वर्मा कार्यवाहक के रूप में 20 नवंबर 1985 से लेके 14 अक्टूबर 1987 तक। लगभग 2 साल तक ये क्या रहे, कार्यवाहक के रूप में रहे जस्टिस जे.एस. वर्मा। 16वें नंबर के जो राज्यपाल थे श्री बसंत राव पाटिल थे, जो 15 अक्टूबर 1987 से लेके 19 फरवरी 1988 तक लगभग साल भर रहे। फिर 17वें नंबर पर श्री सुखदेव प्रसाद जी रहे, जो कि 20 फरवरी 1988 से लेके 2 फरवरी 1989 लगभग साल भर ये रहे। फिर जस्टिस जे.एस. वर्मा 18वें नंबर पे आए 3 कार्यवाहक के रूप में, 3 फरवरी 1989 से लेके 19 फरवरी 1989। फिर वापस सुखदेव प्रसाद जी आ गए 20 फरवरी 1989 से लेके 2 फरवरी 1990 के तक। फिर मिलाप चंद जी जैन आए कार्यवाहक के रूप में 3 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1990 के रूप में। फिर 21वें नंबर पे आए श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी 14 फरवरी 1990 से लेके 25 अगस्त 1993 तक, लगभग 2 साल हुए। फिर स्वरूप सिंह जी आए कार्यवाहक के रूप में 26 अगस्त 1993 से लेके 4 फरवरी 1992। नेक्स्ट 23वें नंबर पे आए श्री एम चन्ना रेड्डी जी 5 फरवरी 1992 से लेके 30 मई 1993 तक, साल भर के लिए ये रहे। फिर आए कार्यवाहक के रूप में श्री धनिकलाल मंडल जी 1993 31 मई 1993 से लेके 29 जून 1993 तक। फिर बलीराम भगत आए 30 जून 1993 से लेके 30 अप्रैल 1998, ये पूरे 5 साल रहे बलीराम भगत। और श्री दरबरा सिंह इसके बाद 26वें नंबर पे आए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो ये इन्होंने बेचारों ने ज्वाइन करा था 1 मई 1998 में, और 23 मई इसको ये परलोक सिधार गए। 23 मई 1998 पे इनकी मृत्यु हो गई, श्री दरबरा सिंह जी। फिर श्री A.N.L. टिब्रेवाल कार्यवाहक के रूप में आए 25 मई 1998 से लेकर 15 जनवरी 1999 तक। श्री अंशुमन सिंह जी आए 28वें नंबर पे 16 जनवरी 1999 से लेकर 13 मई 2003 तक। नेक्स्ट 29वें नंबर पे आए श्री निर्मल चंद जी जैन, इनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई 14 मई 2003 से लेकर 22 सितंबर 2003 तक। फिर 30वें नंबर पे आए श्री कैलाशपति मिश्र जी कार्यवाहक के रूप में 22 सितंबर 2003 से लेके 13 जनवरी 2004 तक। श्री मदन लाल खुराना 31वें नंबर पे आए, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया 14 जनवरी 2004 से लेके 31 अक्टूबर 2004 तक। 32वें नंबर पर श्री टी.बी. राजेश्वर कार्यवाहक के रूप में आए 1 नवंबर 2004 से लेके 7 नवंबर 2004 तक। 1 नवंबर 2004 से लेके 7 नवंबर 2004 तक। फिर 33वें नंबर पर श्रीमती आई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्होंने कि त्याग पत्र दे दिया 8 नवंबर 2004 से लेके लगभग 23 जून 2007 तक, लगभग 3 साल तक इन्होंने राज्यपाल के पद पर रहे। फिर डॉक्टर A.R. किदवई आए कार्यवाहक के रूप में 23 जून 2007 से लेके 5 सितंबर 2007 तक। फिर शैलेंद्र कुमार सिंह आए 6 सितंबर 2007 से लेके 9 जुलाई 2009 तक, 2 साल तक ये रहे 35वें नंबर पे। फिर 36वें नंबर की बात करें तो श्री रामेश्वर ठाकुर आए कार्यवाहक के रूप में 10 जुलाई 2009 से लेके 22 जुलाई 2009 तक। फिर वापस शैलेंद्र सिंह कुमार सिंह जी आए, पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई और ये आए 23 जुलाई 2009 से लेके 1 दिसंबर 2009 तक।
श्रीमती प्रभा राव जी आए कार्यवाहक के रूप में इनके बाद मृत्यु के बाद तो 3 दिसंबर 2009 से लेकर 24 जनवरी 2010 तक। फिर जो कार्यवाहक के रूप में श्रीमती प्रभा राव जी आए 39 के रूप में, ठीक है। फिर दोबारा उनकी क्या है, पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई 25 जनवरी 2010 से लेके 26 अप्रैल 2010 तक। फिर शिवराज पाटिल जी आए कार्यवाहक के रूप में 28 अप्रैल 2010 से लेके 11 नवंबर 2012 तक। 41वें नंबर के जो राज्यपाल थे श्रीमती जी मार्गरेट अल्वा, 12 मई 2012 से लेके 7 अगस्त 2014 तक। फिर 42वें नंबर पे आए राम नायक जी, जो कि कार्यवाहक के रूप में आए 8 अगस्त 2014 से लेके 3 सितंबर 2014। अब 43वें नंबर पे आए श्रीमान कल्याण सिंह जी, जो 4 सितंबर 2014 से लेके लगे पूरे 5 साल रहे, तो 9 सितंबर 2019 तक। और 44वें नंबर पे क्या है, 9, अभी कौन से नंबर के जो राज्यपाल चल रहे हैं, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन में भी आया था, तो ये राज्यपाल चल रहे हैं 44वें नंबर है, ठीक है। और ये 9 सितंबर 2019 से लेके अभी लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं श्री कलराज मिश्र जी। तो ये अपना राज्यपाल का टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है। अब एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे, वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बढ़िया से तैयारी करिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।